आगे बढ़ते हैं। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम मौजूद हैं। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कब तक झेलनी पड़ेगी ये वॉलेटिलिटी आपके हिसाब से मार्केट में? और अभी तो खैर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सिर्फ कमोडिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए और पैसा बनाइए, लेकिन ओवरऑल मार्केट कब तक ठीक होगा? मुझे लग रहा है कि बजट एक इम्पॉर्टेंट चीज है और बजट के बाद शायद और 10 दिन पूरी अर्निंग सीजन की एक आउटलुक सामने दिखने के लिए। तो समझिए कि आज से एक महीना पकड़ के लिए कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। ऑफ कोर्स बजट के हाथ में बहुत है, बहुत पॉजिटिव बजट आ गया तो मार्केट में एक उसी के कारण रुझान आ सकता है। अभी तक की अर्निंग सीजन भी एक तरफ 50-50 रही है, बहुत खास नहीं है। मगर आने वाले हफ्तों में अगर वहां भी रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है कि खास करके ये जो जीएसटी कट का इम्पैक्ट क्या वो कंपनी की अर्निंग्स में कैसे दिख रहा है, ये जानना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में एक महीना लगेगा मार्केट को ये एक सेक्टर रोटेशन ये सब करने के लिए। तो वही मेरी है, आउटर मोस्ट February 15 तक ये अनसर्टनिटी तो एंड होती दिख रही है मुझे। चलिए, कोई तो आपने समय बताया कि कब तक ये अनसर्टेनिटी जाएगी। अच्छा सुनील सर, ये मेटल्स, आज चांदी ऑलमोस्ट 3 लाख छूने वाली थी, 1.5 लाख का सोना। क्या लग रहा है जिस अनसर्टेनिटी, जिस ग्लोबल इन्वायरमेंट में हम अभी हैं, अभी भी इनके लिए बहुत ही कंड्यूसिव, बहुत ही अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट है एंड दे विल कंटिन्यू टू लीड ऑन द हायर साइड? आपको लग रहा है ऐसा? हाँ बिल्कुल मुझे लग रहा है। और ये खाली ये जियोपॉलिटिक्स अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, ये खास करके एक मूव जो हुआ है डी डॉलराइजेशन का। क्योंकि ये ट्रम्प की जो मैं कहूँगा नाटक तो हर हफ्ते हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया उखड़ के आता है। तो लोगों का भरोसा डॉलर में निवेश करने पर, खास करके सॉवरेन वेल्थ फंड्स और जो कंट्रीज के मनी होती है ना, सो वो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था कुछ साल 1.5 साल पहले। मगर ये तेजी पकड़ते हुए दिख रही है मुझे। और इनसे ही डिमांड आकर रिटेल का, खाली इंडिया की रिटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप देखेंगे इंटरनेशनली भी एचएनआईएस का ईटीएफ्स में बहुत जरा पैसा जाने लगा है, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम कॉपर इन चीजों पर। तो ये एक एसेट एलोकेशन का रीजिग हो रहा है दुनिया में। और नेचुरली उसमें क्या हो रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो तो था 90:1, अभी तो ब्रीच करके लॉन्ग टर्म एवरेज भी गया। पर सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड की बात होती है, सब लोगों के जहन में अभी आ गया है कि अरे सिल्वर का सप्लाई नहीं बढ़ रहा है मगर डिमांड इंडस्ट्रियल वजह से बढ़ रहा है। तो एक थॉट प्रोसेस होती है ना, जो निवेशक होते हैं उनके मन में ये टिक जाता है कि ऐसी स्थिति में मुझे और भी उसमें निवेश करना। और हमारी लोकल भी देखे आपने, म्यूचुअल फंड के डेटा में आए तो गोल्ड और सिल्वर का भयंकर ईटीएफ में फंड फ्लो बढ़ गया है। तो इस चीज के कारण इस साल तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प ऐसे वैसे में बात नहीं खत्म करने वाले हैं। अभी क्यूबा है उनके साइड्स में, ईरान है, ग्रीनलैंड है। तो दुनिया भर में उनकी जो एक्शंस है इसके कारण मैं समझता हूं कि पूरी जापान या चाइना या एमर्जिंग मार्केट की देश अपने पैसे को डॉलर से हटाकर एक ऑल्टरनेटिव जगह पे रखने की कोशिश करेगी। और वहां पे नेचुरली गोल्ड और सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स आगे आते हैं। तो मेरे ख्याल में इस साल भी पिछले साल की तरह 170 या 80% ऐसे रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिए, बट डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट रिटर्न्स मैं उस प्रेशियस मेटल्स पैक में इस साल भी एंटिसिपेट कर रहा हूं। क्योंकि ये एक हर्ड मेंटाली होता है ना, हर्ड मेंटाली कहते हैं कि जब बड़े दिग्गजों पहले खरीदते हैं फिर एचएनआईएस करते हैं फिर रिटेल घुसता है। तो अब वो जमाना है कि हर रिटेल को लग रहा है कि यहीं पे मेरी फ्यूचर है। तो वो ही टेक्निकल फैक्टर समझे, जो भी समझे, उसके कारण ही एक रुझान थोड़े दिन के लिए जरूर रहेगा। और 2026 में भी वो डबल डिजिट रिटर्न देने की स्थिति में मुझे दिख रहा है। अच्छा सुनील जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, बाजार ने एकदम से ये सेंस बना लिया था कि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो मार्केट में आएगा, बट ऐसा बहुत वास्तविकता नहीं होगी इतनी जल्दी, है ना? सडनली वो अपना स्पेस क्रिएट नहीं करेगा। एंड दैट ईरान फैक्टर, कंबाइनिंग ऑल दीज टू फैक्टर्स, क्या क्रूड में यहाँ से बड़ी तेजी का कारण बन रहा है, नजर आ रहा है आपको? नॉट फॉर ए सस्टेनेबल बेसिस बट एटलीस्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म। यस डेफिनेटली, मैं क्रूड का इवन $70 टच करने की ब्रेंट का देख रहा हूँ। बिकॉज जैसे आपने कहा, करीबन $100 बिलियन का निवेश करने की जरूरत है वेनेजुएला के जो रिजर्व्स है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है वो
सहमत नहीं है कि ट्रंप के साथ, क्योंकि उनको पता नहीं कि 6 महीने बाद ट्रंप ही अपना पूरा भाषण और सोच बदल दिया है, तो कौन उनको ये पॉलिटिकल रिस्क से गारंटी देगा। तो उन्होंने सभी ने मना कर दिया, खाली शेवरॉन जो ऑलरेडी है उधर। तो डेफिनेटली वेनेजुएला का ऑयल इतनी आसानी से मार्केट में नहीं आएगा, मगर इंडिया के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इंडिया का लॉन्ग पार्टनरशिप है और अमेरिका ने जो भी तेल वेनेजुएला से एक्सपोर्ट हो रहा है अगर इंडिया को परमिट किया तो हमारे लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। मगर ईरान वाली बात भी है, और चीज ऐसी है कि जो एक इमीडिएटली मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आया था कि वेनेजुएला का ऑयल भर के आएगा क्योंकि वर्ल्ड के राज्य रिजर्व है, वो तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। मे बी 10 साल लगेंगे उसको पूरी एक्सप्लॉइट करके बाहर निकलने में। तो डेफिनेट ऑयल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ी बुलिश लग रही है, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स का टेंशन भी ऐड हो रहा है उधर। मगर ओवरऑल मैं नहीं मानता हूं कि ऑयल इससे ज्यादा जाएगी, यानी 70 से वापस 65 तक भी प्रोग्रेस हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो मगर एक शॉर्ट टर्म स्पाइक जरूर सामने दिख रहा है। ये शॉर्ट टर्म स्पाइक जरूर सामने दिख रहा है। कोई और स्पेस जहां पर आप इस समय पैसा डालेंगे इस मार्केट में? अब फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो इतनी ग्लोबल की तरफ से अनसर्टेनिटी है, बजट का अनसर्टेनिटी है, अर्निंग सीजन का अनसर्टेनिटी है। तो मैं इस महीने थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में ही रहूंगा। देखते हैं कि क्योंकि पहले की आईटी की उम्मीद जो आ गई है दो तीन कंपनी की, तो उतना खास नहीं था, मगर एक्चुअल एंटिसिपेशन था कि रुपी का डिवेल्यूएशन जो 7% हुआ पिछले साल, जरूर रुपी ईपीएस में आईटीएफ में पॉजिटिव दिखेगा, मगर दिखा नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने हेज कर लिया था अपने पोजीशन को। तो ये बहुत एक अनसर्टेन वाला माहौल है। और सेकंड, ऑटो कंपनीज की बात करें जहां पे भयंकर तेजी हुई है, अब अर्निंग सीजन में पता लगेगा कि क्या उन्होंने अपने मार्जिन्स को सैक्रिफाइस करके ये टॉप लाइन रेवेन्यू नंबर्स को जनरेट किए हैं, या मार्जिन्स को प्रोटेक्ट कर पाए। तो वो एक अहम चीज है फॉर ऑटो, जिसका ऑलरेडी रन अप हो चुका है। तो वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में। खाली मैं कहूंगा कि मुझे एक, अगर ये 1 महीने की जो अनसर्टेन को छोड़कर एक थोड़ी 6 महीने की एक आउटलुक ले लें, तो मुझे 2 सेक्टर ऐसे लग रही है जहां पर जो भी चीज है अल्टीमेटली पॉजिटिव एक रुझान होगा। वो है एक मेरे लिए कैपिटल गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट जरूर रेवेन्यूज पे दिखेगा, खाली ईपीएस पे दिखेगा नहीं, मार्जिन्स पे दिखेगा, ये डाउट है। तो अगर टॉप लाइन बढ़ रही है तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देश में बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस साल के अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का एक एक्सपेंशन वाला, ब्राउन फील्ड हो या ग्रीन फील्ड हो, उसकी जरूर एक डेवलपमेंट दिख रही है मुझे एक क्लैरिटी से। तो मुझे वो एक चीज है जहां पर हम एक मीडियम टर्म आउटलुक से थोड़ा अलोकेशन कर सकते हैं। सेकंड, मुझे रियलिटी में क्या हुआ है कि ये पूरा जीएसटी का इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं दिखा, और अब तक जो डेवलपर्स थे वो सब एक प्रीमियम एंड प्रॉपर्टीज वही बिक रहे थे, वहीं पे फोकस था। मगर ये अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल में बजट में भी एक बूस्ट मिलेगा, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग का इस साल आपको एक अच्छा रुझान दिखेगा। और रियल एस्टेट के लिए इसके अलावा भी 2 पॉजिटिव्स है। एक है जीसीसी का जो बूम चल रहा है, वहां पे कमर्शियल रियल एस्टेट की एक अच्छी डिमांड होगी। और फाइनली रीट्स के लिए जो इक्विटी का क्लासिफिकेशन दिलवाया है, उसके कारण म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर रीट्स के ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा हूं। तो उसके कारण फाइनेंसिंग रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी दिख रही है। तो मेरी क्या है ठीक है। कि कॉन्सेप्ट को छोड़कर थोड़ा लंबा अवधि में ये दोनों All right. सेक्टर में एक क्लैरिटी दिख रही है। चलिए सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है, लेकिन सुनील जी को लगता है कि यहाँ से अब थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है।